मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। चैप्टर 20। चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान को ना चाहते हुए भी सोफे पर सोना पड़ रहा था, क्योंकि माया उसे गुस्से में लग रही थी और उससे अपना सारा सामान माया के रूम में शिफ्ट करा दिया था। और अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, बस एक ऑप्शन के कि उसे अपने रूम में जाकर सोना पड़े। लेकिन वो माया के रूम में ही घुसना चाहता था और इसलिए ज़बरदस्ती उसे अब सोफे पर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि माया गुस्सा थी और वो उसे मना भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो सोफे पर जाकर लेटते हुए माया को ही देख रहा था, जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके सो रही थी। और ऐसे ही आधी रात को जब आयुष्मान को लगता है कि माया सो चुकी है, तो वह धीमे कदमों से उठकर माया की ओर बढ़ता है और फिर उसके चेहरे को देखता है। कमरे में हल्की रोशनी में माया का चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो सोते समय बिल्कुल किसी मासूम सी बच्ची की तरह लग रही थी, बिल्कुल प्यारी सी मासूम। उसके चेहरे पर आ रहे बाल आयुष्मान के कान के पीछे प्यार से करते हुए उसको देखते हुए कहता है, कितनी ज़्यादा सोते समय मासूम लगती हो। लेकिन तभी अचानक से आयुष्मान के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ जाती हैं। जब उसकी नज़रें माया के गुलाबी होठों पर जाती है, तो उसका दिल करता है कि वह अभी के अभी माया के होठों को चूम ले। लेकिन फिर ना जाने क्या सोचकर वह रुक जाता है और एकदम से माया के फोरहेड पर हल्की सी किस कर उससे दूर हो जाता है और उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से नींद में फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि जब भी मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम पूरी तरह से होश व हवास में रहो, ताकि तुम्हें भी पता चले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और फिर उसके बगल में लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं माया जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि वह भी बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, बल्कि वो तो न जाने कब से जाग रही थी और अपने सामने शीशे में पीछे सोफे पर सो रहे आयुष्मान को ही देख रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में भी नींद नहीं थी। और अभी जो उसने आयुष्मान का लव कन्फेशन सुना था, उसके बाद तो माया चाहकर भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आयुष्मान भी उससे प्यार करता है। और आज जब अपने मुंह से खुद कबूल किया, तो माया के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई और उसके दिल में गर्माहट सी महसूस होने लगी। और उसका दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी उठकर सीधे आयुष्मान को कह दे कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन माया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी लव को ऐसे कन्फेस कर सके, बल्कि वो तो इमेजिनेशन में ही अपने लव को कन्फेस कर सकती थी, रियलिटी में नहीं। और ऐसे ही फिर वो भी अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। अगली सुबह आयुष्मान वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आता है। उसने अभी अपने कमर पर बस एक टॉवल लपेट रखा था और उसके बाल गीले थे, जिसमें से पानी की बूंदें टपकते हुए उसकी फ्लेक्सिबल बॉडी पर गिर रही थी, जिससे उसकी 6 एप बॉडी पूरी तरह से रिवील थी और बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर सब नज़र आ रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसे इस तरह कोई भी लड़की देखती तो अपनी नज़रें नहीं हटा पाती और उसी में खो सी जाती। वहीं माया, जो अभी अपनी नींद से जागी थी, वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठती है, क्योंकि देर रात सोने की वजह से आज वो थोड़ी लेट उठी थी। नहीं तो वो हमेशा सबसे पहले ही उठती थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आयुष्मान पर पड़ती है, तो उसकी आंखें मानो आयुष्मान की बॉडी पर जम सी जाती हैं। उसका चौड़ी छाती, 6 एप, कमाल की बॉडी फिगर, ऊपर से बालों से टपकता पानी, जो उसे और भी ज़्यादा डैशिंग बना रहा था। माया की तो आंखें मानो जैसे उसकी बॉडी पर जम सी गई थी और वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गई, क्योंकि आयुष्मान इस तरह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पोस्टर से सुपर मॉडल निकलकर बाहर आ गया हो। माया उसे खुले मुंह के साथ घूर रही थी। वहीं आयुष्मान को जब अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है, तो वो अपना सर ऊपर कर देखता है, तो माया को इस तरह देख उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह बिल्कुल स्टाइल में चलते हुए माया के पास आता है और उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी नज़रें नहीं हट रही मुझसे? माया तो आयुष्मान की आवाज़ सुन एकदम से अपने होश में आती है और उसे अपने इतना पास देख एकदम से शर्मा जाती है और हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आयुष्मान एकदम से माया को पकड़कर अपने सामने करते हुए कहता है, अब कहाँ चली? पहले तो मुझे
ही घूर रही थी और अब भाग रही हो। यह बोलकर आयुष्मान उसके बेहद करीब आ जाता है और उसके कान के पास धीमी आवाज में कहता है, देखने का ही इरादा है या फिर छूकर महसूस भी करना चाहोगी? ये सुनकर तो माया की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वह हैरानी से आयुष्मान को देखने लगती है, जिसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी और चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट। माया एकदम से घबराते हुए कहती, नहीं नहीं, मैं वो कुछ नहीं, मैं कब देख रही थी, बस यूं ही गलती से मेरी नज़र पड़ गई, मैं तुम्हें घूर थोड़ी ना रही थी। ये बोल माया एकदम से अपने हाथ को आयुष्मान के हाथ से खींचते हुए वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि आयुष्मान अब तो दिन दिहाड़े उसके सामने ही उससे फ्लर्ट कर रहा था, जिससे माया के दोनों गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। आयुष्मान माया को इस तरह शर्माता देख मन ही मन कहता है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आखिर मुझे तुम्हारे से बदला भी तो लेना है। कल का बहुत सवाल करी थी ना, अब यही मेरा जवाब है। और फिर आयुष्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वह एकदम से माया के हाथ को पकड़ अपने सीने पर रखते हुए कहता है, जरा छूकर महसूस तो करो, आखिरकार मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ, बस मैं तुम्हारा ही तो हूँ। वहीं माया के हाथ तो बुरी तरह से काँप रहे थे और शर्म के मारे उसकी हालत खराब होने लगी थी, उसकी जान तो जैसे जा रही थी। ऊपर से आयुष्मान के कहे एक एक शब्द उसे बुरी तरह शर्माने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि आज आयुष्मान तो पूरी बेशर्मी पर उतर आया था और वह तो माया के हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने अभी भी माया का हाथ होल्ड कर अपने सीने पर रखा था, जिससे माया को आयुष्मान की दिल की धड़कनें साफ महसूस हो रही थी और उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे, क्योंकि आज तक उसने कभी भी आयुष्मान को इस तरह नहीं देखा था और ना ही उसकी बॉडी को टच करके फील किया था, जिसकी वजह से माया की पूरी बॉडी में जैसे करंट सा दौड़ रहा था, उसके साथ से अटक गई थी। वहीं आयुष्मान को तो माया को ऐसी हालत देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। वह मन ही मन कहता है, आखिरकार मैंने भी बदला ले ही लिया, बहुत फूल लिए जाते हैं ना दूसरों के हाथों से, अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे मेरे होते हुए तुम किसी और के करीब जाती हो। मैं तुम्हें खुद के लिए इतना ज़्यादा पागल कर दूंगा कि तुम दिन भर खाते पीते उठते बैठते सिर्फ मेरे ही ख्यालों में डूबी रहोगी और किसी के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं होगा तुम्हारे पास, क्योंकि यू आर ओनली फॉर माई वुमेन। ये सोचते हुए आयुष्मान के चेहरे की तिरछी मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है, लेकिन तभी माया खुद को संभालते हुए आंखें बंद कर एक लंबी गहरी की सांस लेती है और आयुष्मान को खुद से दूर करते हुए कहती, मुझे सुबह सुबह परेशान मत करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हटो यहाँ से मेरे सामने से। ये बोल माया बिस्तर से उठ के जाने लगी, लेकिन आयुष्मान को माया का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके मुंह से कॉलेज का जिक्र सुन उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए और उसे वही सीन याद आने लगा कि कैसे वह लड़का माया को फूल दे रहा था और माया मुस्कुराते हुए फूल को ले रही थी। ये याद आते ही उसकी मुट्ठियां एकदम से कस गई, उसके चेहरे पर जलन के भाव साफ नजर आने लगे। इसीलिए आयुष्मान थोड़ा गुस्से के साथ एकदम से माया के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ गुस्से में बोला, बहुत जल्दी है ना तुम्हें कॉलेज जाने की, कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आने लगा? माया आयुष्मान की ऐसी बातें सुन गुस्से से कहती, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? लेकिन आयुष्मान उसका हाथ और भी मजबूत से पकड़ता है, वो कहता है, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मेरा। माया तो हैरान रह जाती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन फिर उसके कहे शब्द सुन उसका चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ जाता है और वो गुस्से से कहती है, मुझे परेशान मत करो। आयुष्मान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, बकवास नहीं कर रहा मैं, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ, भूलो मत कि तुम कौन हो, मेरी बीवी हो और तुम्हारा मुझ पर लीगल हक है। और आज के बाद से मैंने कभी भी किसी को भी लड़के को साथ तुम्हें देखा ना और फूल लेते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल एकदम से वो माया के चेहरे को झटक देता है और फिर क्लोजर रूम में कपड़े चेंज करने चला जाता है। माया तो आयुष्मान को ही बात सुन थोड़ी हैरानी के साथ कहती है, इसका मुझे समझ नहीं आता, ये क्या पागल हो चुका है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा था? और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आयुष्मान है क्या, क्योंकि उसका बर्ताव दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। पहले वह उसे मुड़कर देखता भी नहीं था और अब उसे ऐसे हक जता रहा है जैसे वह उसकी बीवी ना होकर उसकी लीगल प्रॉपर्टी हो। माया को आयुष्मान का ऐसा बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वह मन ही मन कहती, आखिरकार हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आज तक इस इंसान को समझ नहीं पाई, आखिर ये चाहता क्या है। फिर माया गुस्से से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद माया नहाकर रेडी होकर
वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है आयुष्मान रेडी हो चुका है और अपनी रोलेक्स घड़ी हाथों में बांध रहा है। माया उसे इग्नोर कर शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगती है कि तभी एकदम से आयुष्मान माया के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो माया अपनी आंखें छोटी कर शीशे में खुद को और आयुष्मान को देखती है कि तभी आयुष्मान माया के कंधे पर अपने दोनों हाथ रख माया के चेहरे के पास अपने चेहरे को टिकाते हुए कहता है, आखिरकार लग रहे हैं ना। अब अपना सर ऊपर कर आयुष्मान को देखती है, लेकिन तभी उन दोनों की नाक आपस में टच हो जाती है, जिससे माया एकदम से अपना चेहरा नीचे कर लेती है। लेकिन आयुष्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह माया को अपने सामने घुमाकर कहता है, क्या हुआ, नाराज हो? ये बोल आयुष्मान माया के चेहरे को ऊपर करता है और फिर मुस्कुराते हुए फोरहेड पर हल्की सी किस कर कहता है, सॉरी, तुम पर कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे पास भी भटके, वह भी कोई लड़का। इसलिए कॉलेज में लड़कों से दूर रहना। माया को आयुष्मान की ऐसा बिहेवियर ना जाने क्यों समझ नहीं आ रहा था और ना ही कुछ भी हजम हो रहा था। अभी कुछ देर पहले वह क्या था और अब क्या। लेकिन तभी आयुष्मान माया के हाथ में अपगे कर एक हल्की सी किस कर उसके हाथ में एक फ़ोन पकड़ा देता है, जिसे देख माया एकदम से हैरान हो जाती है। और फिर माया मुस्कुराते हुए कहती है, और फिर आयुष्मान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए, और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। माया तो हैरानी से कभी आयुष्मान को जाते हुए देखती तो कभी अपने हाथ में फ़ोन को। माया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है और इस आयुष्मान के दिमाग में है क्या, और उसे कैसे पता कि उसका फ़ोन खो गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ तो उसे सर के ऊपर जा रहा था। आयुष्मान का ये बदला हुआ रूप उसे पल पल सोचने में मजबूर कर रहा था कि कहीं ये कोई और तो नहीं है, या फिर इसके अंदर किसी और की तो आत्मा नहीं घुस गई। लेकिन फिर वो अपने दिमाग से ये सारे ख्याल झटकते हुए नीचे जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पेरिस, जहाँ इंडिया में दिन था तो वहाँ रात। बर्फ़ के बीचों बीच एक खूबसूरत सा बंगला जो कि बर्फ़ से आधा ढका हुआ था, और अभी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और बाहर बर्फ़ गिर रही थी। वही बंगले के अंदर एक कमरा जिसमें एक हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहाँ हर एक सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा और इम्पोर्टेंट लग रहा था, और दीवार पर हर तरफ बस तस्वीर ही तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एक लड़की जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वाइट कलर का कोट पहने किसी भाव के बिना वो सामने देख रही थी। ऐसे ही सारी तस्वीरों में वो लड़की ही नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर भाव के नाम पर सिर्फ कोल्ड एक्सप्रेशन थे। बस खड़े रहने का तरीका अलग था, लेकिन चेहरा बिल्कुल एक जैसा। बिल्कुल ठंडे एक्सप्रेशन के साथ सफ़ेद कोट में पहने वो सामने देख रही थी, जैसे बिल्कुल कोई डॉक्टर। वहीं उस कमरे से जुड़ा एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। वहीं स्विमिंग पूल के पास एक लड़का बैठा हुआ था, जिसने आसपास कई सारी शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई थी, जो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी। उस लड़की की उम्र यही कोई 26 से 27 के आसपास की होगी। उसकी नीली आंखें बिल्कुल समुद्र की तरह गहरी, उसके काले बाल थोड़े बिखरे हुए और चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन, और अपने हाथ में पकड़े फ़ोन में वो उस लड़की की तस्वीर देख, जो अभी कुछ देर पहले कमरे में हर तरफ थी। वो लड़का बिना किसी भाव के उस तस्वीर को देख अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे उस लड़के के जहन में वही लड़की नज़र आने लगती है, जिससे वह कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल अपने फ़ोन को तस्वीर को गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, 2 साल हो गए तुम्हें मुझसे दूर गए हुए। मुझे लगता था कि वक्त के साथ मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं भूल पाया। इन 2 सालों में ऐसा एक भी लम्हा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैंने 2 सालों से इन आँखों में बस तुम्हें ही देखने की चाहत की, लेकिन आज से मेरी ज़िंदगी अलग होगी। तुम्हारी सारी यादों को मैं भूलना चाहता हूँ, पर भूल नहीं पाया। ज़िंदगी से कभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाया। अब तुम्हें और तुम्हारी यादों को मैं अपने पास रखकर तुम्हारी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। जानता हूँ गलत है, लेकिन यह भी जानता हूँ तुम जा चुकी हो इस दुनिया से और अब कभी लौटकर नहीं आओगी। इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुम्हें आज़ाद कर देना चाहता हूँ सारी बंदिशों से, क्योंकि तुम्हारी ये तस्वीरें मुझे हर पल तुम्हारे पास आने के लिए कहती हैं।
और फिर वो तस्वीरों से बातें करते हुए ऐसा कोई पागल हो। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें कैद करके रखना खुशियों की पतंग लगती थी, आज वो पतंग की डोर काट रहा हूँ। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। ये बोल वो शख्स एक नज़र आसमान की तरफ देखता है जहाँ कई सारे तारे चमक रहे थे, और फिर अपने फ़ोन में उस लड़की की तस्वीर को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, गुड बाय एम। मैं तुम्हें अपनी यादों से आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन उदास मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास ही हमेशा हमेशा के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरे जीने का अब कोई भी इरादा नहीं है। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ को पाने के लिए मुझे इस दुनिया से उस दुनिया में आना होगा जहाँ तुम हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग सा ही पागलपन और जुनून नजर आने लगता है, पर फिर एकदम से उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है, जो शायद ही कभी उसके चेहरे पर आई हो, क्योंकि उसने कभी भी किसी को भी अपने चेहरे के भाव नहीं दिखाए थे, हमेशा ही सबसे बिना भाव के ही देखते थे। लेकिन आज वो एम के लिए अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी कुर्बान कर देना चाहता था। इसीलिए वो आखिरी बार अपने फ़ोन में फ़ोटो को देख मायूसी के साथ उसे वहीं रख स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाता है और स्विमिंग पूल की गहराई में जाकर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उस लड़के को ढूंढते हुए ब्लैक ड्रेस पहने एक लड़का आता है, जिसकी उम्र उस लड़के से कुछ कम थी। वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर उस लड़के को ढूंढते हुए कहता है, बॉस कहाँ हो आप? लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उस कमरे से होते हुए धीरे धीरे स्विमिंग पूल की ओर आता है और उसे वहाँ ऐसी हालत देख समझ जाता है कि वो यहीं कहीं है। इसीलिए वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र स्विमिंग पूल के नीले पानी पे पड़ती है तो उसके चेहरे के रंग एकदम से फीका पड़ जाता है और वो एकदम से स्विमिंग पूल में कूद जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं कई बार हो चुका था। वो लड़का ऐसी हरकतें बहुत बार कर चुका था, लेकिन उसकी जान शायद जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, या फिर उसकी ज़िंदगी में मौत ही नहीं थी। इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।